शादी वाला घर था। सभी के बीच नई बहू मंजली के आने की बातचीत हो रही थी। शांति अपनी बहू की आरती उतारकर गृह प्रवेश की रस्म करवाती है। तभी मंजिली की ननद पूनम उसे छेड़ते हुए बोलती है, चलो चलो अब भाभी को आराम करने देते हैं, बहुत थक गई होंगी। अब उन्हें हमारी नहीं भैया की जरूरत है। और क्यों सता रही हो अपनी भाभी को? चलो लड़कियों, पूनम को उसके कमरे में छोड़ाओ। पूनम अपनी बाकी सभी बहनों के साथ मिलकर नई नवेली दुल्हन मंजली को उसके सुहागरात वाले कमरे में छोड़ आती है। पूरा कमरा फूलों की खुशबू से महका हुआ था। घूंघट से अपना चेहरा ढके मंजली अपने पति अनुज के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद अनुज कमरे में आता है और आकर मंजली के पास बैठ जाता है और उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ते हुए बोलता है, बहुत थक गई होगे ना तुम? कोई बात नहीं, अभी तुम्हारी सारी थकावट थोड़ी दूर में छू मंतर हो जाएगी। और तुम ये घूंघट करके क्यों बैठी हो? अपना सुंदर चेहरा तो दिखा दो। मंजली घूंघट के अंदर से ही सिर हिलाकर ना कर देती है। अनुज जैसे ही अपने हाथों से मंजली का घूंघट उठाता है तो उसके गले की आवाज ही नहीं निकलती, क्योंकि घूंघट में बैठी हुई औरत मंजली नहीं बल्कि कोई बहुत ही भयानक सी दिखने वाली डायन थी। बड़ी बड़ी सफेद आंखें, बिखरे हुए बाल, काला पड़ा हुआ रंग और एकदम सूखा हुआ चेहरा और बदन, मानो जैसे किसी ने उसके शरीर से उसका सारा खून ही चूस लिया हो। अनुज चिल्लाना चाहता था लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। तभी वो डायन अनुज को धक्का देकर उसकी छाती पर चढ़कर बैठ जाती है और बड़े ही भयानक स्वर में बोलती है, तुझे क्या लगा था मेरा जीवन बर्बाद करके तू खुश हो जाएगा? नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। आ गई हूं मैं तुझसे और तेरे परिवार से बदला लेने के लिए। एक एक की जान चूस के रहूंगी मैं। इतना कहकर वो डायन अनुज के गले पर काट लेती है और अनुज वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि मंजली उसके ठीक बगल में सोई हुई है। अनुज का बदन पसीना पसीना था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। वो उठकर बैठता है और बोलता है, शिट यार, कोई बुरा सपना देख रहा था। मंजली तो आराम से सोई हुई है। लगता है शादी की थकावट की वजह से मुझे ऐसे बेहुदा से ख्याल आ रहे हैं। सब कुछ ठीक है। अनुज अपने बालों से हाथ फेरता हुआ अपनी गर्दन तक ले जाता है और उसकी गर्दन पर उसे कुछ दर्द सा महसूस होता है। वो झट से आईने के सामने जाकर देखता है तो उसकी गर्दन पर दांतों के निशान बने हुए थे। ये देखकर अनुज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सच और सपने में से उसे अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जैसे तैसे खौफ भरी वो रात बीत जाती है। अगली सुबह नई नवेली दुल्हन अच्छे से तैयार हो जाती है। शांति अपनी बहू की पहली रसोई की रस्म करवाती है। सुबह सुबह सभी लोग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। मंजली सभी को नाश्ता परोसती है, पर जैसे ही अनुज की बारी आती है तभी अनुज को मंजली के चेहरे पर फिर से वही भयानक डायन का चेहरा नजर आता है और वो जोर से चिल्लाता है, जी जी जी, क्या हो गया आपको? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे क्या हो गया बेटा? क्यों इतना डरा रहा है सबको? लगता है भैया भाभी को देखकर कुछ ज्यादा ही शॉक्ड हो गए हैं। भाभी इतनी सुंदर जो लग रही है। तुम कौन हो और बार बार मुझे क्यों दिखाई दे रही हो? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं मंजली हूँ, आपकी पत्नी। मंजली की प्यार भरी आवाज सुनकर अनुज अपनी आंखों को बंद करके दोबारा से खोलता है और मंजली की चेहरे की तरफ देखता है, पर इस बार उसे कोई भयानक डायन नजर नहीं आती। तभी मंजली फिर से बोलती है, जी आपको क्या हो गया है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो थकावट की वजह से मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक महसूस नहीं हो रही है। अरे बेटा, डॉक्टर को बुला दो घर पर। नहीं माँ, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। मैं कमरे में जाकर आराम कर लेता हूँ।
जी पर नाश्ता तो करते जाइए। अभी मन नहीं है, मैं थोड़ी देर बात कर लूंगा। अनुज अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है और पलंग पर लेटे लेटे उसे कब गहरी नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। उसी रात जब सब आराम से सोए हुए होते हैं, पूनम फोन पर अपने किसी प्रेमी से बात करते हुए बालकनी में घूम रही होती है। तभी उसे किचन में से बर्तनों की खटपट की आवाज आती है। पूनम रसोई की तरफ जाती है तो देखती है कि दुल्हन का जोड़ा पहने कोई बर्तनों को इधर से उधर फेंक रहा है। दुल्हन का जोड़ा पहनकर कौन है जो इस वक्त घर में रसोई में काम कर रहा है? दुल्हन का जोड़ा तो सिर्फ भाभी के पास ही है, लेकिन भाभी इस वक्त किचन में क्या कर रही है और बर्तनों को इधर से उधर क्यों फेंक रही है? भाभी, आप इस वक्त दुल्हन के जोड़े में रसोई में क्या कर रही है? पूनम बार बार बोलती है, लेकिन सामने खड़ी औरत कोई जवाब नहीं देती। पूनम उस औरत के पास जाती है और जोर से चिल्लाकर बोलती है, आप सुन क्यों नहीं रही है? मैं कब से आपसे बोल रही हूँ, आप इस वक्त इन कपड़ों में यहाँ पे क्या कर रही है? पूनम की आवाज सुन वो औरत पूनम की तरफ पलटती है। उसे देखते ही पूनम के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ये वही डायन थी जो पहले अनुज को नजर आई और अब पूनम के सामने खड़ी थी। वो डायन पूनम का गला अपने हाथों से कस के पकड़ लेती है और उसे हवा में उठा देती है। पूनम तेजी से छटपटाने लगती है। इस घर की दुल्हन हूं मैं, मेरे अलावा कोई इस घर में दुल्हन नहीं बन सकता। मार डालूंगी सबको, एक एक करके सबको उनके किए की सजा दूंगी। कोई नहीं बचेगा। इतना कहकर वो डायन जोर से उठाकर पूनम को पटक देती है और पूनम का सर टेबल के कोने से जा लगता है और पूनम वहीं बेहोश हो जाती है। शोर की आवाज सुनकर मंजली, शांति और अनुज तीनों बाहर आते हैं और पूनम को चोट लगी देखकर जल्दी से सभी लोग उसे नजदीकी अस्पताल ले जाते हैं। कुछ देर बाद पूनम को होश आता है। भाभी, लड़की नहीं, वो डायन है। पूनम, ये कैसी बातें कर रही है तू? सच कह रही हो। भाभी ने मुझे उठाकर वहाँ पटका था। भाभी जो हमें दिख रही है वो भाभी नहीं है, भाभी डायन है। पूनम की बातें सुनकर अनुज को फिर से उस भयानक डायन का चेहरा याद आ जाता है। शांत हो जाओ पूनम, शांत हो जाओ। तुम्हारे सिर पर चोट लगी है ना, इसलिए तुम्हें थोड़े अजीब ख्याल आ रहे हैं। शांत हो जाओ। जैसे तैसे पूनम को शांत करवाकर सभी लोग घर ले आते हैं, लेकिन पूनम मंजली के उसके आसपास होने से भी बहुत ज्यादा डर रही थी। शांति और मंजली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। दिन दिन करके घर के हालात बिगड़ने लगते हैं। कभी अनुज तो कभी पूनम को वो डायन अलग अलग जगह रात में दुल्हन के जोड़े में घूमती हुई नजर आने लगती है। अब हर कोई मंजली को शक की निगाहों से देखने लगा था। ऐसे शांति एक दिन अपने पंडित जी को फोन करती है और बोलती है, पंडित जी, मेरे घर के हालात बहुत बुरे हो रहे हैं। घर पे अजीब सी चीजें हो रही हैं। क्या आप एक बार समय निकालकर मेरे घर पर आ सकते हैं? क्या मुझे आप बता सकती हैं कि घर में कोई नया सदस्य आया है या फिर कोई बाहर से आपके घर में आया हुआ है? आपको तो पता ही है पंडित जी, थोड़े दिन पहले ही मेरे बेटे की शादी हुई है। घर में नई बहू आई है, उसके अलावा तो कोई नहीं है। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, आप बस अपनी बहू की एक तस्वीर और उसका नाम और जन्मतिथि मुझे लिखकर भेज दीजिए। मैं उसके बाद आपको फोन करता हूँ। पंडित जी के कहने पर शांति ठीक वैसा ही करती है। कुछ वक्त बाद पंडित जी का शांति को फिर से फोन आता है और पंडित जी बोलते हैं, आप अपने बेटे और अपनी बेटी का खास तौर पर ख्याल रखें और किसी को भी अकेले किसी कार्य से बाहर न जाने दें। हम शाम को आपके घर में आकर हवन करेंगे। आपके घर में एक डायन का साया है। पंडित जी की ये बात सुनकर शांति दंग रह जाती है और सभी को घर से बाहर जाने के लिए मना कर देती है। शांति, पूनम और अनुज एक ही कमरे में होते हैं। तभी उन्हें दूसरे कमरे में से अजीब सी आवाज आती है। तीनों लोग दबे पांव कमरे के बाहर पहुंचते हैं तो देखते हैं
कि मंजिली अपने हाथों के बल पर उल्टी होकर जमीन पर चल रही है और उसके चेहरे पर खून लगा हुआ है। बगल में ही एक मरी हुई बिल्ली पड़ी हुई है जिसका आधा मांस मंजिली खा चुकी थी। ये भयानक नजारा देखकर वो तीनों दंग रह जाते हैं। इसी अवस्था में चलती हुई मंजिली उन तीनों के पास आती है और कूदकर छिपकली की तरह एक दीवार से लग जाती है और बड़ी ही भयानक बोलती है। क्या सोच रहे हो कि मैं कौन हूँ? कैसे आई? तुम्हारे घर की दुल्हन मेरे बस में है और जब तक मैं नहीं चाहूंगी इसे मुझसे कोई आजाद नहीं करवा सकता। इस घर की दुल्हन बनने का हक मेरा है, मेरा, और ये हक मैं किसी को भी नहीं दे सकती। जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ माया। इस शब्द को सुनते ही पूनम, अनुज और शांति तीनों सुन्न पड़ जाते हैं। माया और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसे अनुज थोड़े वक्त पहले बहुत प्यार किया करता था। माया दिल से अनुज से शादी कर उसके घर की दुल्हन बनना चाहती थी, लेकिन शांति इस रिश्ते के खिलाफ थी। अनुज माया से पीछा छुड़ाने के लिए माया को झूठा शादी का वादा कर चुका था। दुल्हन के जोड़े में ही तैयार माया उसका इंतजार करती है, पर उसी रात अनुज मंजिली से शादी कर लेता है। माया इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। डायन बनी मंजिली सभी पर वार करने लगती है और तभी वहां पर पंडित जी आ जाते हैं और अभिमंत्रित गंगा जल मंजिली पर फेंकते हैं। बस बहुत हो गया, अब तुम्हारा खेल और नहीं चलेगा। अकाल मृत्यु के कारण तुम्हारी आत्मा की मुक्ति नहीं हुई, पर तुम एक डायन बन चुकी हो। लेकिन तुम भूल रही हो कि यह तुम्हारी दुनिया नहीं है और तुम्हें तुम्हारी दुनिया में लौट कर जाना ही होगा। नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अपना बदला पूरा करके ही जाऊंगी। ये सब लोग मेरी मौत का कारण है। एक एक करके सबकी जान लूंगी और सबसे पहले तो इस लड़की की जान लूंगी जिसे यह दुल्हन बनाकर इस घर में लेकर आया है। कुछ नहीं कर सकती तू इस लड़की का मेरे होते हुए। तू इस बच्ची का बाल भी बांका नहीं कर सकती है। इतना कहकर पंडित जी अपने साथ आए हुए उनके कुछ साथियों को अंदर बुलाते हैं। वो लोग मंजिली का हाथ पकड़कर उसे एक जगह जमीन पर बैठा देते हैं। पंडित जी पूजा की सामग्री निकालकर अपना हवन करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे मंजिली उस डायन के रूप में परिवर्तित हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सभी लोग ये नजारा देखकर बुरे तरीके से सहम जाते हैं। अंत में पंडित जी अपने हाथों में सिंदूर लेकर उसे अग्नि पर से 7 बार वार के मंजिली के ऊपर डालते हैं। मंजिली के अंदर से एक काला साया धुएं की तरह निकलता है और उस घर से बाहर चला जाता है। अब आपकी बहू बिल्कुल सुरक्षित है। अब वो आत्मा फिर कभी इसके शरीर पर कब्जा नहीं कर पाएगी। हमने उसको उसकी दुनिया में वापस भेज दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। पर ध्यान रहे, कभी भी किसी की भावनाओं के साथ ऐसा मजाक न करें। अगर आप किसी रिश्ते को नहीं निभा सकते हैं तो उसे इतना आगे भी न ले जाए कि इंसान अपनी जान दे दे। जी पंडित जी, मैं और मेरा परिवार इस बात को अच्छे से समझ गए। और हाँ, जब मंजिली होश में आएगी तो शायद उसे कुछ याद नहीं होगा। पंडित जी इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। कुछ वक्त बाद जब मंजिली को होश आता है तो उसे वास्तव में कुछ भी याद नहीं होता। उस रात के बाद से अनुज और उसके परिवार को माया का चेहरा जब जब याद आता है तो उनकी रूह थर थर कांपने लगती है। एक लड़का सीढ़ियों से खड़े होकर अपनी दादी को आवाज देता है और जब दादी पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि उस लड़के के पीछे आत्मा खड़ी है जो उसको धक्का दे देती है और बेचारा बेकसूर वो लड़का सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। राघव जो कि खुले विचार का था और उसका पूरा परिवार पिछड़ी सोच का था, खासकर राघव की माँ। राघव के घर में राघव की माँ कुंती की ही चलती थी और ऐसे में राघव लव मैरिज करके कुंती के घमंड को तोड़ देता है। राघव जब पायल को घर लेकर आता है तो कुंती न चाहते हुए भी उसे अपनाने का ढोंग करती है और अपने बेटे को विदेश भेज देती है। राघव के विदेश जाते ही कुंती, सपना और सपना का पति तीनों मिलकर एक दिन पायल के बाल खींचते हुए उसे एक कमरे में ले जाते हैं और पायल का जेठ उसे बेल्ट से मारता है तो वही उसकी जेठानी उसे डंडे से
वो सब पायल को मिलकर इतना मारते हैं कि पायल की अधमरी हालत हो जाती है। और फिर वो लोग मिलकर पायल को खींचते हुए छत पर ले जाते हैं और उसे छत से नीचे धक्का देने लगते हैं। पर उससे पहले पायल पूरे घर वालों को एक श्राप देती है। तुम सबने मिलकर मेरे साथ जो किया है, तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। मैं तुम सबको श्राप देती हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने मुझे तड़पा तड़पा के मारा है, ठीक उसी तरह से तुम सब मरोगे। और लोगों को मारने वाली भी इस घर की बहू ही होगी। और मैं उस दिन वापस आऊंगी जिस दिन तुम्हारी मौत आएगी। पायल की बात सुनकर पूरा परिवार गुस्से में आकर उसे छत से नीचे फेंक देता है। बड़ी ही चालाकी से रात के अंधेरे में पायल की लाश को ठिकाने लगा देते हैं। अब इसी तरह से 1 महीना बीत जाता है। पर 1 महीने बाद सपना जब अपने कमरे में अकेली सो रही होती है तो उसे महसूस होता है कि किसी ने उसके पैर पकड़कर खींचा है। अब सपना एक झटके में उठकर बैठ जाती है और वो देखती है कि उसके आसपास कोई नहीं है सिवाय अंधेरे के। उसके चेहरे से पसीने टपकने लगते हैं। अब वो बिस्तर से नीचे उतरती है। सपना ने अभी अपना पहला कदम बढ़ाया ही था कि कोई उसका पैर पकड़कर खींच देता है और उसे खींचते हुए कमरे से बाहर ले जाता है। कौन है? छोड़ो मुझे। माँ जी, रवि के पापा, कोई है? बचाओ मुझे। सपना की आवाज सुनकर पूरा परिवार जो बाहर गार्डन में बैठा था वो सभी भागते हुए आते हैं और वो देखते हैं कि सपना नीचे जमीन पर लेटी अपने चेहरे को अपने हाथों से ढककर जोर जोर से चिल्ला रही है। अब कुंती अपनी बहू के मुंह पर पानी की छींटें फेंकती है। मुंह पर पानी गिरते ही सपना उठकर बैठ जाती है और वो अपने पति और सास को सारी बात बताती है। पर कुंती उसकी बात पर विश्वास न करके अपने बेटे से कहती है, देख ले, तेरी बीवी को फिर से दौरे पड़ रहे हैं। मैं कह रही हूँ इसका अच्छे से इलाज करवा ले, वरना ये हम सबको पगला देगी। इतना बोलकर कुंती वहां से चली जाती है और सपना अपनी सास को जाते हुए देखती है। पर ये क्या, कुंती के साथ एक परछाई चल रही थी जिसे देखकर सपना की बोलती बंद हो जाती है। कुछ देर बाद सपना का पति उसे कमरे में ले जाता है और उसे आराम करने को कहता है। अब इसी तरह से अगली रात जब सपना का पति काम पर से घर आ रहा होता है तो अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक औरत आ जाती है और गाड़ी से उस औरत का एक्सीडेंट हो जाता है। सपना का पति थोड़ी आगे जाकर गाड़ी रोकता है और गाड़ी से उतरकर उस लाश को देखता है, पर उसे वहां कोई नजर नहीं आता। तभी अचानक खंबे की लाइट बंद हो जाती है और तेज बारिश होने लगती है। ये क्या, बेमौसम बरसात, और वो जो औरत मेरी गाड़ी के सामने आई थी वो कहाँ गई? ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? अब सपना का पति गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करता है पर गाड़ी नहीं चलती, जिस वजह से वो बारिश में भीगता हुआ घर की ओर भागता है। वो जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो अपनी हवेली में नहीं किसी खंडर में आ गया हो। अब वो हवेली के अंदर जाता है तो उसके सर के ऊपर से कुछ चमगादड़ और कौवे उड़कर जाते हैं और सपना का पति आंख बंद करके नीचे बैठ जाता है। तभी वहां सपना आती है। सपना जैसे ही अपनी पति के कंधे पर हाथ रखती है, उसका पति जोर से चिल्लाता है। उसको इस तरह से चिल्लाता देख सपना भी डर जाती है। क्या हुआ आपको? आप इतना डरे क्यों हुए हैं? आपकी इस चीख से मैं भी डर गई। सपना, कुछ ठीक नहीं है। मुझे लगता है पायल का श्राप हमें लग चुका है। हमें इस हवेली को जल्द से जल्द खाली कर देनी चाहिए, वरना हम सब मारे जाएंगे। जो डरावना ख्वाब सपना ने देखा था वही उसके पति के चेहरे पर भी नजर आ रहा था। साथ ही साथ वो डर कुंती के भी चेहरे पर भी था। जिसके बाद अब वो लोग उस हवेली को खाली कर देते हैं और दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। वो घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था पर उनके परिवार के लिए बेहतर था। अब इसी तरह से समय गुजरता है और देखते ही देखते 25 साल बीत जाते हैं। पर इन 25 साल में कुंती की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो जाती है। तो वहीं दूसरी ओर रवि, जो 25 साल पहले 5 साल का था, वो अब 23 साल का हो चुका था। इसलिए कुंती उसके लिए एक ऐसी लड़की ढूंढती है जो अमीर घर से हो, जिससे रवि की शादी करने पर कुंती का फायदा हो
और आखिरकार कुंती को लड़की मिल ही जाती है जिसका नाम परी था। परी अपने घर वालों की इकलौती बेटी थी। घर की सारी प्रॉपर्टी परी के नाम थी और जब ये बात कुंती को पता चलती है तो वो बिना कोई देरी करे रवि की शादी परी से करवा देती है। पर परी घर में आते ही अपनी दादी सास से कहती है, दादी जी, मैंने तो सुना था कि आपका परिवार इस गांव का सबसे अमीर परिवार है और आप लोग एक आलीशान हवेली में रहते हैं। फिर आप हवेली छोड़कर इस छोटे से घर में क्यों हैं? ये घर तो मेरे घर से भी ज्यादा छोटा है। मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी। मुझे उस हवेली में जाना है। प्लीज उस हवेली में चलिए ना, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगी। साथ ही अपना दहेज भी ले जाऊंगी। अरे परी बहू, रवि मेरा इकलौता पोता है, इसलिए जितना लाडला रवि है उससे ज्यादा मेरे लिए तू प्यारी है। तुझे हवेली जाना है ना, हम कल ही हवेली शिफ्ट हो जाएंगे। पर मेरी एक बात याद रखना, उस हवेली में एक कमरा है जिसे खोलने की इजाजत किसी को नहीं है। आज से कई साल पहले कुछ हादसे हुए थे जिस वजह से पंडितों को बुलाकर बड़ी मुश्किल से मैंने उस कमरे को बंद कर दिया था और बस यही वजह है कि हमने वो हवेली खाली कर दी। पर हम तेरे लिए उस हवेली में वापस जाएंगे, इसलिए तुझे भी हमारी ये छोटी सी बात माननी होगी। परी भी अपनी दादी सास की सारी बातें मान जाती है और अगली सुबह होते ही पूरा परिवार एक बार फिर से उस हवेली में जाता है। उस हवेली में जाते ही कुंती पुरानी बातें सोच रही होती है कि अचानक से कोई उसके कमरे का दरवाजा खटखटाता है और कुंती डर से सहम जाती है। कुंती दरवाजे की तरफ देखती है। कुंती जैसे जैसे दरवाजे की ओर बढ़ती है, आवाज तेज होने लगती है और अचानक से कुंती के कानों में किसी के पैर की आवाज आती है। कुंती की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था कि तभी उसे किसी की हंसने की आवाज आती है। वो आवाज कुंती के कमरे की खिड़की से आ रही थी। अब कुंती दरवाजा ना खोलकर खिड़की की तरफ जाती है और खिड़की से बाहर झांकने लगती है। कुंती खिड़की के बाहर झांक ही रही होती है कि अचानक से खिड़की का दरवाजा बंद हो जाता है और खिड़की के दरवाजे से कुंती के सर पर चोट लग जाती है और कुंती अपना सर पकड़कर खड़ी हो जाती है कि तभी उसे दूर खड़ी पायल दिखाई देती है। पायल को देखकर कुंती की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो जल्दी से दरवाजे की पास भागती है, पर उसकी साड़ी का पल्लू खिड़की में फंस जाता है और उसकी सांसें अटक जाती हैं। अब कुंती डरती हुई पीछे की ओर देखती है। जहां वो देखती है उसकी साड़ी का पल्लू खिड़की में अटका है। अब जल्दी से कुंती अपना पल्लू निकालकर बाहर जाती है, जहां रवि और परी उसके सामने केक लाकर खड़े हैं। हैप्पी बर्थडे दादी जी। दादी जी क्या हुआ, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? आपने कोई भूत देख लिया क्या? नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अकेले ही अपने कमरे की सफाई कर रही थी, इसलिए इतना पसीना आ रहा है। इतना बोलकर परी और रवि कुंती का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले जाते हैं, पर अब भी कुंती का सारा ध्यान अपने कमरे पर ही था। कुंती पीछे मुड़कर देखती है और उसे दीवार पर किसी की परछाई नजर आती है। उस परछाई का आकार धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। कुंती ये बात घर वालों को बताती उससे पहले वहां गांव के कुछ लोग जमा हो जाते हैं, जिस वजह से कुंती किसी को कुछ बता नहीं पाती और केक कट करने के बाद पूरा परिवार खाना खाकर आराम से अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। कुंती की आंखों में अब तक नींद नहीं थी, तो वहीं दूसरी ओर सपना आराम से सो रही थी। इसी बीच सपना के पति की आंख खुलती है और वो पानी लेने के लिए किचन में जाता है, जहां उसे किसी की हंसने की आवाज आती है। वो आवाज जानी पहचानी थी। सपना के पति के हाथ से बोतल छूट जाती है और वो डरते हुए पीछे की ओर देखता है, जहां वो किसी औरत को फर्श पर बैठकर रोता हुआ देखता है। उस औरत के सारे बाल आगे थे। उसने अपना सर अपने घुटनों पर रखा हुआ था और उसने अपने दोनों हाथ से अपने पैरों को पकड़ा हुआ था। उस औरत को अपने सामने देखकर सपना के पति की सांस थम जाती है और वो हकलाते हुए बोलता है, कौन हो तुम?
उसके इतना कहते ही वो औरत अपना सर ऊपर करती है और एक काला धुआं बनकर सपना के पति के कान में घुस जाती है और सपना का पति वहीं जमीन पर गिर जाता है। अब अगली सुबह पूरा परिवार सपना के पति की लाश को पाता है। ये देखकर कुंती समझ चुकी थी कि ये सब क्यों हो रहा है, तो वही सपना अकेले में कुंती से कहती है, माँ जी, आप मानो या ना मानो, उसका श्राप हम पर पड़ चुका है। वो वापस आ गई है। वो हम सबको मार डालेगी। उससे पहले हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। बहू, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तेरा दिमागी वहम है। और हम अगर इस हवेली से गए तो रोड पर आ जाएंगे। जानती है ना, हमारे पास कुछ नहीं बचा। सपना बार बार कुंती को समझाने की कोशिश करती है, पर कुंती सपना की एक नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। कुंती के वहां से जाते ही कोई सपना के पीछे से उसके बाल खींचता है और उसे घसीटते हुए पायल के कमरे में ले जाता है। पायल के कमरे में आते ही सपना डरी सहमी चारों तरफ देखती है और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं लोगों की बात में आ गई थी। सपना को महसूस होता है मानो जैसे कोई उसे डंडे से मार रहा हो। अब सपना खुद को बचाने के लिए कमरे से बाहर भागने की कोशिश करती है, पर कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और सपना नीचे गिर जाती है और उसकी नजर बेड के नीचे पड़ती है, जहां वो देखती है कि एक औरत जिसके सारे बाल आगे है वो धीरे धीरे सपना की तरफ बढ़ रही है। जहां वो औरत सपना की तरफ बढ़ रही थी, सपना खुद को बचा पाती उससे पहले ही वो औरत सपना के ऊपर वार कर देती है और सपना जोर से चिल्लाती है। सपना की आवाज सुनकर सब उस कमरे की ओर भागते हैं और देखते हैं कि सपना की भी मौत हो गई। ये सब क्या हो रहा है दादी? दादी, अभी पापा को गुजरे 2 दिन भी नहीं हुए थे और माँ भी चल बसी। आखिर ये मौत कैसे हो रही है? दादी, कहीं आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही? मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही। अब मुझे कोई सवाल मत करना, समझे तुम? इतना बोलकर कुंती वहां से जाने लगती है। अब रवि भी कुंती के पीछे जाता है और सीढ़ियों से खड़े होकर अपने दादी को आवाज देता है। और जब कुंती पीछे मुड़कर देखती है, जहाँ वो रवि के पीछे पायल की आत्मा को देखती है, जो रवि को धक्का दे देती है और बेचारा बेकसूर रवि सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। कुंती अपनी आंखों के सामने अपना परिवार की मौत देखती है और वो पूरी तरह से टूट जाती है। कुछ देर बाद पायल की आत्मा कुंती के एकदम पास आती है और उसके पैर तोड़ देती है, जिस वजह से कुंती अपाहिज हो जाती है। तभी वहां परी आती है और अपनी दादी सास को सहारा देकर उसे चेयर पर बिठाती है और उसके सामने बैठ जाती है। कुंती अब परी को नहीं खोना चाहती थी, इसीलिए वो परी को भाग जाने के लिए कहती है। परी बहू, तू यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जा। उसने सबको मार दिया, वो तुझे भी मार देगी। दादी जी, कुछ नहीं होगा, वो मुझे कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी बुआ यहाँ मुझसे बदला लेने नहीं बल्कि आप लोगों से लेने आई है। उन्होंने आपके परिवार को खत्म कर दिया। ठीक उसी तरह अब वो आपको भी मार देगी, जैसे आपने उन्हें मारा था। परी की ये बात सुनकर कुंती के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कुंती समझ जाती है कि परी कोई और नहीं बल्कि पायल की वही भतीजी है, जिसकी शादी राघव अपने भतीजे रवि से करवाना चाहता था। पायल कुंती को भी वही दर्दनाक मौत देती है जो उसने पायल को दी थी। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।